हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है लक्ष्य बैच में। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। अभी तक हमने मॉडर्न फिजिक्स के सेक्शन में क्या क्या कवर किया है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमने कवर किया है सबसे पहले फोटॉन एंड फोटॉन की प्रॉपर्टी। क्या आपको याद है? क्या कहते हो, एक बार रिवाइज कर ले क्या? अभी अभी मुझे अचानक से यह चीज दिमाग में आया कि एक बार रिवाइज कर ले क्या? बताओ, रिवाइज कर ले क्या फटाफट? क्या पढ़ा था हमने, बताओ। ओरली रिवाइज कर लेते हैं। फोटॉन एंड फोटॉन की प्रॉपर्टी पढ़ा था। फोटॉन एंड फोटॉन की प्रॉपर्टी में क्या क्या बातें बताई थी, फटाफट बताइए। तो सबसे पहली बात बताई थी कि फोटॉन एक पार्टिकल है, ठीक है साहब। उस पार्टिकल का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है। अभी अभी आमने सामने खड़े होकर कर लेते हैं ना, आ जाओ बताओ। फोटॉन एक पार्टिकल है जी साहब, उसका रेस्ट मास क्या होता है? जीरो। एक फोटॉन की एनर्जी क्या होती है सर? HF। उसी को लिख सकते हम HC बाई लेमडा, जहां पे HC की वैल्यू, H इंटू सी की वैल्यू SI यूनिट में होती है 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल, जब लेमडा को आप मीटर में रखेंगे। लेकिन अगर आप लेमडा को एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो उसकी वैल्यू लिखते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। फोटॉन की फ्रीक्वेंसी का मतलब फोटॉन की एनर्जी होता है। फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इज द सिनोनिम्स ऑफ एनर्जी। आप कहते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू F। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है H, जिसको आप कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा सर? उसकी एनर्जी बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक फोटॉन की एनर्जी का मतलब क्या होता है? उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एनर्जी कम हो जाएगा। डन। उसके बाद सर फोटॉन का चार्ज जीरो। फोटॉन की स्पीड वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। फोटॉन ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट हो जाता है क्योंकि उसका मूविंग मास होता है। कितना मूविंग मास होता है सर? प्रियंका चोपड़ा के बराबर। E बराबर PC। सर मास नहीं है ये तो, हाँ तो मास आएगा, घबरा क्यों रहे हैं? E बराबर PC, तो P बराबर होगा E बाई सी। हाँ होगा E बाई सी। तो ये मोमेंटम हो गया। क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। मोमेंटम से हम लिख सकते हैं M इंटू सी बराबर E बाई सी। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? मास बराबर हो जाएगा E बाई सी स्क्वायर। बोलो, जोरदार मोक्ष मिला था कि नहीं मिला था? मास बराबर हो जाएगा E बाई सी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, मास बराबर हो जाएगा E बाई सी स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट होता है, ये मास है। इसको कहते हैं हम कि ये है आपका मूविंग मास। कौन सा मास है बेटा? मूविंग मास। रेस्ट मास क्या होता है? जीरो। उस पर चार्ज क्या होता है? जीरो। इसीलिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट नहीं करता है। सही बात है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। पर्टिकुलर सोर्स और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इंटेंसिटी को हम फोटॉन फ्लक्स कह सकते हैं। इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ सिनोनिम्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन। उसके बाद हमने पढ़ा था रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? P बराबर सर होता है I बाई सी। अगर ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस हो, पूरा फोटोन एब्जॉर्ब कर ले, तो अगर ये फोटोन 100% रिफ्लेक्ट कर दे तो रेडिएशन प्रेशर हो जाता है 2I बाई सी। हमने पावर भी पढ़ा था। फोटोन का पावर क्या होता है? फोटोन का पावर होता है, पावर ऑफ फोटोन इज नथिंग बट टोटल एनर्जी फॉलिंग, मतलब NHF पर यूनिट टाइम। ये हो गया था पावर। एरिया से डिवाइड कर देंगे, ये इंटेंसिटी हो जाएगा। एरिया से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये इंटेंसिटी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या बराबर है तो इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट कि में इजेक्ट? इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एनर्जी वर्क फंक्शन। क्या होगा बेटा? वर्क फंक्शन। अब इसमें आइंस्टाइन कहता है कि 1 to 1 इंट्रैक्शन होता है। एक इलेक्ट्रॉन ही एक फोटोन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एक फोटोन एनर्जी लेके आएगा E5 में खर्च कर देगा, बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में लेके चला जाएगा। ये कोई कोलिजन नहीं होगा तब की केस है। वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 0 से कुछ Ke मैक्स तक होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब लेते हैं जब कोई कोलिजन नहीं होता है, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा तो सारा एनर्जी लॉस भी कर सकता है। सारा एनर्जी लॉस भी कर सकता है।
अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है फोटो करंट बनाता है, उस फोटो करंट का ग्राफ अगर फ्रीक्वेंसी के साथ बनाया जाए तो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एनर्जी, फोटो करंट मतलब होता है नंबर। लेकिन उसी करंट का ग्राफ अगर मैं फोटो करंट का ग्राफ इंटेंसिटी के साथ बनाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फोटो करंट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ उसके ईएमएफ के साथ बनाता है, किसके साथ बेटा? ईएमएफ के साथ बनाता है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है जिसको हम इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। पता ये सारी चीजें आपको याद है कि नहीं है? 5 मिनट लगा बस। कितना टाइम दिया? 5 से 7 मिनट में कितनी बातें बोल दी एक ही सांस में। उसके बाद हमने डे ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा था, तो बेसिक आपको याद है। आपको कई बार लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन यकीन मानिए जब एक बार आप देखेंगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी एंड इंटेंसिटीज, नंबर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनिएगा मेरी बात। हाँ, हमने कुछ चीजें छोड़ भी दी है, क्योंकि अब 5-6 क्लास का कंटेंट अब सब रिवाइज करते रहेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा बेटा, है ना? तो आगे पढ़ना भी है। तो लास्ट 2 लेक्चर में एटम हमने पढ़ा था। एटम के हमने बहुत सारे मॉडल पढ़े। अल्टीमेटली हमने नील्स बोर का बोर एटॉमिक मॉडल एक्सेप्ट किया। उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस, बहुत सारी चीजें पढ़ी। क्या आपको वो सब याद है? आओ देखते हैं भाई साहब, खेलते हैं, आओ देखते हैं। तो हमें मेन फॉर्मूला जिस पे सवाल पूछे जाते हैं वो सारे याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? याद करिए, वेलोसिटी। पता है तो वेलोसिटी आपको याद है? हाँ, वेलोसिटी बराबर हुआ था, याद करिए तो 2.2 राइट, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड Z/n। जितना कम ऑर्बिट का नंबर होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये साहब आपको एकदम याद रहना चाहिए, है ना? अब देखिए नेक्स्ट, रेडियस आपने पढ़ा था 0.53 एंगस्ट्रम। क्या पढ़ा था? 0.53 एंगस्ट्रम इंटू n² बटा z, ये हो गया रेडियस। उसके बाद पढ़ा था टाइम पीरियड आया था कुछ 1.51 इंटू 10⁻16 n³ बटा z²। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, और सरकमफ्रेंस बढ़ेगा और स्पीड घटेगा, तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, इसलिए टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी, तो मैग्नेटिक फील्ड आया था बेटा B = B0 n⁵। इतना याद है तो बहुत बड़ी बात है बेटा, इतना याद है तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एनर्जी कितना पढ़ा था? तो सर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, वो होता है 13.6 डिवाइडेड बाय n²। अगर आप टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो -13.6 बटा n² होता है, और टोटल एनर्जी का जो भी वैल्यू होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के आधा होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे नहीं, ये तो चाहिए, मोड लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बताइए, ये सब बात आपको ZQ बटा n⁵। बहुत बढ़िया बेटा, ये मुझे याद नहीं था ZQ। चलिए, क्या आपको याद है? अब ईमानदारी से बताइए, अगर आपने क्लास लिया है और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो लास्ट लेक्चर में इन सब पे बेस्ड हमने कितने सवाल किए थे और कितने PYQ किए थे? बताइए, है ना? सवाल और PYQ के बारे में कुछ बताइए, कितने सवाल किए थे और कितने PYQ किए थे? फटाफट बताइए। चैट बड़ा स्लो चल रहा है, लगता है बच्चे थोड़े नाराज हैं मेरे से, लास्ट क्लास में डांट दिया था, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। बताइए, अभी तो सेमीकंडक्टर पढ़ना है आपको बहुत जोरदार। एटॉमिक फिजिक्स तो आप पहले से जानते थे, इसलिए थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आया होगा। न्यूक्लियाई में बहुत सारी खतरनाक चीजें पढ़ाऊंगा आपको, एकदम जोरदार और नई चीज है, जैसे मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और डे ब्रॉगली वेवलेंथ में अलग तरीके से पढ़ाया था। एटम तो बहुत इजी है। तो आज हमारा एटॉमिक फिजिक्स में टारगेट क्या है? तो हमारा टारगेट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, है ना, जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बोर्ड से इसको हटा भी दिया है, तो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक सवाल जो नीट 2019 में पूछा था, ये रह गया था, इसको कर लेते पहले। नीट 2019 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। देखिए प्लीज, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट
permitted Bohr orbit for the electron in an hydrogen atom equal to 0.51 angstrom। अच्छा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, तो भाई साहब जेड और एन दोनों 1 हो जाएगा, तो इसी को हम बोर रेडियस कहते हैं। एंड एनर्जी उसका ग्राउंड स्टेट का दिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द म्यून। अब कह रहा है कि एटम के चारों तरफ, हमारे बोर्ड एग्जाम में एक्सरे डिटेल में, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर, जितना तुम्हें जरूरत पड़ेगा ना उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक नया पार्टिकल रख दिया, हाइपोथेटिकल पार्टिकल एज्यूम किया सवाल बनाने के लिए, म्यून, जिसका चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास इज 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी, फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। ठीक है, अब सुनो बेटा, यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप कुछ भी भूल जाए ना, के जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। एक ये फॉर्मूला, और एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इज इक्वल टू होता है NH/2π। अगर आपको ये दो याद है तो आप कोई भी फॉर्मूला फटाफट निकाल सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेडियस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है? यहां से सर रेडियस m इंटू वी NH/2π आया है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, एम बी आर बराबर NH/2π है, तो एम बी आर इज इक्वल टू NH/2π में आप ये कह सकते हो कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास यहां ले आता हूं। ये तब होता जब वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या पता वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता हो, तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, आर से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा आर। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखते हैं। हमने इस फॉर्मूले से रेडियस देखने की कोशिश करी, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी एक अननोन है जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम एक काम करते हैं, आर स्क्वायर और आर को कैंसिल करते तो आर बचेगा, तो के जेड ई स्क्वायर बराबर एम भी आर इंटू ये हो जाएगा आपका आर। देखिए आर को यहां ले आया तो एम बी स्क्वायर आर इंटू वी रहेगा। एम बी आर एंगुलर मोमेंटम है, एम बी आर एंगुलर मोमेंटम, इसको NH/2π लिख सकते हैं, इसको NH/2π लिखेंगे, के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू NH/2π इंटू वेलोसिटी वी, इंटू वेलोसिटी वी। अब सुनिए अच्छे से, अब सुनिए अच्छे से बेटा, यह समझना बहुत जरूरी है। तो अब यहां पे जो मुझे दिख रहा, के कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, ए तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैसे भी म्यून के लिए भी सेम होता है, एन कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। मतलब आप कह सकते हैं वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ v बनाया। अब इलेक्ट्रॉन के जगह पे कोई भी पार्टिकल घूमेगा, कोई भी पार्टिकल घूमेगा, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो उस पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। यह समझना बहुत जरूरी। क्या यह बात आपको चमका एकदम बता दीजिए? वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। इफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, हेंस यू कैन से कि वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम आर को ऊपर ले जाएंगे, मास को नीचे लाएंगे, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। या यहां से कह सकते हैं आप कि वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। अगर आप सवाल को बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, और यहां कहते हैं कि देखिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन वहां पे कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है। सर क्या मिस्टेक है? आप भी तो यही कह रहे हो कि देखो आर यहां है, मास नीचे चला गया, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या मिस्टेक है? आप भी तो यही कह रहे हो ना। बताओ क्या मिस्टेक है, मैं कमेंट में देखना चाहता हूं क्या मिस्टेक है, बताओ। यहां से आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास में डायरेक्ट लिख दूं तो क्या कोई मिस्टेक है? आंसर तो सही आ जाएगा, तो मिस्टेक क्या है? आंसर सही आ जाएगा तो मिस्टेक क्या है, फटाफट बताइए। तो साहब रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो आर इलेक्ट्रॉन इंटू मास यहां इज इक्वल टू कांस्टेंट है, या देखो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इलेक्ट्रॉन म्यून इज इक्वल टू मास ऑफ म्यून बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो म्यून का मास है वो 260 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये हो जाएगा 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ म्यून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 207। तो 0.51 इंटू 10⁻⁻10 को 207 से डिवाइड कर दो। 207 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा कुछ 2.56
2.56 इंटू 10⁻13 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। 0.53 इंटू 10⁻13 तो होगा नहीं, 2.56 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, है ना, 5 वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं ये हमें पता नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये हमें पता करना पड़ेगा, ये हमें पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो रेडियस की हो गई। अब एनर्जी की बात करते हैं। तो देखो तुम सिंपल काइनेटिक एनर्जी भी देख लोगे ना, हाफ mv²। अब तुम जानते हो वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता नहीं है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन का मास बटा म्यून की एनर्जी तो म्यून का मास, सिंपल सी बात है, मास ऑफ म्यून, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैं म्यून की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ऑफ म्यून, यहां से देखिए एनर्जी ऑफ म्यून को यहां ले आता हूं, तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ म्यून बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 207 से इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 207 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 207। अब 207 से मल्टीप्लाई करोगे 13.6 का, तो यह आएगा 2.8 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नशे में टाइप किया है, एक किलो छोड़ दिया यहां पे, एक्चुअल में आंसर होगा ये, इसको हम ब्रैकेट में फिर से अच्छे से लिख देता हूं, -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिंपल सा डिवीजन करके देखेंगे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। बढ़िया सवाल पूछ लिया था, बढ़िया सवाल पूछ लिया था। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर वेलोसिटी डिपेंडिंग होती तो, हाँ वेलोसिटी डिपेंडिंग होती तो गलत हो जाता, इसलिए हमने पहले पता किया कि वेलोसिटी डिपेंड हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमने रेडियस के लिए सॉल्व किया है और ये हमने एनर्जी के लिए सॉल्व किया है। ये दो अलग अलग आपके सॉल्यूशन है। बढ़िया सवाल है ये। अगर वेलोसिटी डिपेंडिंग होती तो हम लिख देते ना, अगर वेलोसिटी मास के डिपेंडेंट है वेलोसिटी मास पे डिपेंडेंट है तो यहां पे v के जगह पे मास लिख देते। अगर मान लो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो मास लिख देते, तो यहां पे m² आ जाता। इस तरीके से सॉल्व करते। ऐसे सवाल पूछ रहे हो बेटा कि अगर वेलोसिटी मास पे डिपेंडेंट होती तो क्या होता। अरे साहब, वेलोसिटी अगर मास पे डिपेंडेंट होती तो उसको रखते वहां पे और क्या करते। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट देखिए, अब है द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यह आपने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। आइए आपको थोड़ा और समझाते हैं। सुनिए, जो ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 1 के क्रॉसपॉन्डिंग, उसका अगर मैं एनर्जी निकालूं, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने निकाल के लिखा था, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n²। अगर n को 1 रखूंगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं, रिपीट सर प्लीज, थोड़ा समझ में नहीं आया, दिस इज नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिपीट का ऑप्शन तुम्हारे हाथ में भी है। मैं वही चीज तो दोबारा बताऊंगा ना, तुम क्लास खत्म होने के बाद इसको नोट कर लो कि यहां पे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, फिर दोबारा देख लेना। साफ फरीज कह रहे सर एक बार करके दिखाओ। एक बात बताओ बेटा, क्या तुमने जीवन में ऐसा सवाल कभी किया ही नहीं है? करके क्या दिखाऊं भाई? डिपेंड ही नहीं कर रहा तो जबरदस्ती में डिपेंड कैसे करा दूं यार? अगर करता तो क्या होता, तो जब करेगा तब हम करके देखेंगे ना। अब कर ही नहीं रहा तो जबरदस्ती कैसे मैं करा दूं? जल्द देख इधर। तो यहां पे जब n को 1 पुट करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n को 1 पुट करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सही बात है। जब n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? जब n को 2 पुट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर यहां पे 4 आ जाएगा। जब 4 रखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब हम यहां पे 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये आपने पहले से लिखा, आपको याद नहीं है क्या? मुझे याद है। क्या तुम्हें याद है? सर हमें भी याद ही होगा। चलो देखते हैं किसको याद है। n को 1 पुट करो, चलो बताओ इसका एनर्जी क्या होगा। n को 1 पुट करो, बताओ यहां पे एनर्जी क्या होगा। सर ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अच्छा, 2 पुट करते हैं तो बताइए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये आपको याद रहना चाहिए। -3 पुट करो तो ये 9 आ जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। उसके बाद जब यहां पे आप पुट करेंगे 4 तो 16 हो जाएगा। 13.6 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आएगा बेटा 1 से थोड़ा कम, एग्जैक्टली 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा लॉजिकली रटेंगे। जब हम यहां रखेंगे 5
तो 5 का होल स्क्वायर 25, 25 और ऊपर 13.6, जस्ट आधा है ना, लेकिन जस्ट आधा नहीं, थोड़ा सा फर्क है। तो आता है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारे निगेटिव में है। क्या ये आपको बहुत अच्छे से याद है? फिर से रटिए, ये बहुत जरूरी है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आया क्या? हाँ, याद आ गया। अब अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, क्या कहता है बोर कहता है कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में घूम रहा है, n में भी 3, 4, 5, 6, वो हमेशा चाहता है, उसके मन में एक चाहत है, वो चाहता है कि वो अपने नीचे वाले घर में रहे। कहे भाई नीचे वाले घर में कोई ज्यादा सुख सुविधा है क्या? हाँ, स्टेबिलिटी नीचे वाले घर में ज्यादा है, जितना ऊपर रहेगा गिर के मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। मान लो किसी ने, एक बहुत बड़े बिल्डर ने मकान बनाया, ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है, ये चौथा फ्लोर है, ये पांचवा फ्लोर है, छठा फ्लोर है। तो सबसे ज्यादा हाई डिमांड में कौन सा फ्लोर होता है? सबसे ज्यादा हाई डिमांड में कौन सा फ्लोर होता है? सब लोग चाहते हैं कि हमको ग्राउंड फ्लोर मिल जाए, मजे आ जाएंगे जीवन के। अच्छा, सेकंड फ्लोर में, चलो फर्स्ट फ्लोर नहीं मिला तो सेकंड में रह लेंगे। अब मान लो, सुनना बहुत लॉजिकल है और ये बहुत जगह एप्लीकेबल है। मान लो कोई 5th फ्लोर पे रह रहा, रामलाल 5th फ्लोर पे रह रहा, तो हमेशा उसका इच्छा रहता है और वो नजर रखता है। किस पे नजर रखता है? सेकंड फ्लोर वाली पे नहीं, सब पे नजर रखता है। गजब है यार, किसी दिन कूटा जाएगा। सब पे नजर रखता है रामलाल, हाँ सब पे नजर रखता है। क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए उसको? रामलाल गलत समझ रहे हो बेटा, रामलाल बस इसलिए नजर रखता है कि किसी दिन कोई फ्लोर खाली हो ना, कोई छोड़ के जाए तो मैं कूद के उसमें जाके बैठ जाऊंगा, जाके उसको मैं क्या करूंगा, ऑक्युपाई कर लूंगा, जाके उसको ऑक्युपाई कर लूंगा। अच्छा हाँ, अब मान लो कि 4थे फ्लोर पे कल्लू रहता है और 5वें फ्लोर पे रामलाल रहता है। अचानक से किसी दिन सेकंड फ्लोर खाली हो गया, सेकंड फ्लोर खाली हो गया है ना, उसमें कोई नहीं रह रहा, सेकंड फ्लोर खाली हो गया। तो बताओ कि कौन कूद के नीचे आ जाएगा, कल्लू की रामलाल? अब नजर तो दोनों का है, लेकिन जल्दी कौन पहुंचेगा? सर कल्लुआ ज्यादा जल्दी से पहुंच जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो पास रह रहा है ना। तो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं, हम यहां पे क्या देखते हैं? प्रोबेबिलिटी देखते हैं। जो पास रहता है ना उसके कूद के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो जैसे एक स्टेट खाली होगा ना तो ये नीचे कूद के आ जाएगा और ये भी कूद के आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये दूर है तो कल्लुआ यहां के बैठ जाएगा। जब कल्लुआ यहां पे बैठ जाएगा तो ये ऑर्बिट खाली हो जाएगा, ये जगह खाली हो गया। तो रामलाल चलेगा, चलो कोई बात नहीं, सेकेंड फ्लोर नहीं मिला तो चौथे से काम चला लेंगे। लेकिन अगर ये स्टेट खाली हुआ तो जल्दी से कूद के नीचे आ जाएगा। समझ में आया? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में कूद के जाता है तो इसकी टोटल एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व रहना चाहिए। तो उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वहां से एक फोटोन निकलता है, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? तो बोर्स थर्ड पोस्टुलेट ने बोला था कि उसकी एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी के गैप के बराबर होता है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के गैप के बराबर होता है। अब वो एग्जैक्टली कितना होता है कैसे निकालेंगे? तो कोई बात नहीं, आपको एनर्जी का फॉर्मूला तो याद ही है 13.6, या एग्जैक्ट टर्म में लिखेंगे तो ये आता है। यहां पे ये पूरा टर्म फाइनल एनर्जी NF, फाइनल NF का होल स्क्वायर। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस फाइनल, इसी के गैप के बराबर फाइनल का होल स्क्वायर, इसी के गैप के बराबर फोटोन निकलेगा। तो इस फोटोन की एनर्जी को आप लिख सकते हैं hc बटा लैम्डा इज इक्वल टू me का पावर 4 बटा 8 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां से समझिएगा, इस hc को अगर मैं नीचे ले जाऊं, इस पूरे के पूरे hc को नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा me का पावर 4 बटा 8 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये h क्यूब इंटू c 1 अपॉन n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का होल स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का होल स्क्वायर। इसको करना है मार रट्टा,
ये जहां पे लेबल हो मार रट्टा, वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। दो बार फाइनल नहीं, ये इनिशियल है, सॉरी, ये इनिशियल है बेटा, ये इनिशियल है। दो बार फाइनल कैसे होगा, इनिशियल लिख दिया ना, है ना। इसको याद रखना है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1.097 इंटू 10⁷, 1/r 912 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, रटा पड़ा होगा मुझे पता है। अब यहां से n = 1 ग्राउंड स्टेट में n = 2 से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये लाइमन सीरीज हो गया। अब किसी भी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, मतलब n = 1 को अगर मैं फाइनल कह दूं, n = 1 को मैं अगर फाइनल कह दूं, n = 1 को क्या बोलूं, फाइनल बोलूं, तो सेकेंड से 1 में आए, थर्ड से 1 में आए, फोर्थ से 1 में आए, या फिफ्थ से 1 में, उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होगा यहां से यहां तक आने में कितना होगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ये घटाओगे, मतलब इसमें से ये घटाओगे, ये ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, इसमें से ये घटाओगे तो जो गैप आता है बेटा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। अब याद करना, मैंने तुम्हें एक जोरदार MR स्टार बताया था जिसमें किसी भी स्पेक्ट्रम की एनर्जी बहुत आसानी से निकालना आपको मैंने सिखाया था, याद करिए। विजिबल लाइट का 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में है तो वो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में होता है। अगर फाइनल में n = 2 रखूं, n = 2 फाइनल रखूं, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, तो बाल्मर होता है। एनर्जी गैप देखिए, तो 1.51 में से -3.4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में आएगा। 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में ये विजिबल लाइट होता है बेटा, विजिबल लाइट होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ऑर्डर कम हो गया, जैसे n = 3 पे मैं देखो लाइमन, बाल्मर, पास्कन सीरीज होता है, तो ये इंफ्रारेड रीजन में आता है ना। और इसका गैप देखोगे तो 0.1, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता जाएगा। ये गैप 0.1, 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में गैप होता जाएगा, तो ये इंफ्रारेड रीजन में ही रहेगा। तो देखिए कितना आसान है, याद रखना, पहले आपने रटा होगा, ये आपको अब समझ आया क्यों होता है अल्ट्रावायलेट, विजुअल रीजन और इंफ्रारेड, समझ आया कितना आसान है बेटा। ठीक है, अब हम विशेष लाइमन सीरीज पे अगर चर्चा करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन सीरीज के बारे में चर्चा करें, है ना। देखिए लाइमन सीरीज के बारे में चर्चा करें तो लाइमन सीरीज का फाइनल स्टेट हो जाएगा फर्स्ट, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, इनिशियल हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, 5, 6, 7 कुछ भी। अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की चर्चा करूं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके क्रॉसपॉन्डिंग मिलेगा, तो सर अगर लाइमन की बात कर रहे हो तो फाइनल क्या होगा बोलो, लाइमन सीरीज का फाइनल स्टेट क्या होगा, ग्राउंड। लाइमन सीरीज का फाइनल स्टेट क्या होगा, ग्राउंड। लाइमन सीरीज का फाइनल स्टेट क्या होगा, ग्राउंड। ये रहा सर ग्राउंड। इनिशियल स्टेट क्या होगा सर, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किसके क्रॉसपॉन्डिंग मिलेगा, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस, तो भाई साहब यहां का गैप ऑब्वियस सी बात है इससे तो कम ही होगा जी, इससे ज्यादा होगा इसका गैप, इससे ज्यादा होगा इसका गैप, इससे ज्यादा होगा इसका गैप, इससे ज्यादा होगा इसका गैप। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आता है तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद के डायरेक्ट मान लो यहां आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ गया तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन कूद गया तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद गया तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। तो मिनिमम एनर्जी n = 2 से n = 1 के लिए होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं है, मिनिमम एनर्जी n = 2 से n = 1 के लिए आएगा। तो इनिशियल हो जाएगा आपका 2 और फाइनल हो जाएगा 1। इसके लिए बेटा मिनिमम एनर्जी आएगी। मिनिमम एनर्जी मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसको आप फर्स्ट लाइन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। बताइए बात समझ में आया कि नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज समझ में आया कि नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताइए। इसमें समझने जैसा क्या था, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, इसमें समझने जैसा यह है, रामलाल है तू एकदम, सवाल तेरे से नहीं होगा बाद में, समझने जैसा क्या था यह है Sc/λ। एनर्जी डिफरेंस जब सबसे कम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, यह समझने वाली बात है। अगर समझ यहां पे आ रहा है तुम्हें, अगर आता है तो अच्छी बात है ना, इतना ईगो में क्यों बैठा, समझने जैसा क्या है, हैं? शकल तेरी बहन जैसी है, समझने जैसा क्या है। भाई साहब नेता मत बनाकर, नेता वालों से बहुत नफरत है मुझे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टेस्ट एनर्जी, और शॉर्टेस्ट एनर्जी मतलब सबसे कम एनर्जी गैप। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है सर, सबसे कम वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी किसके क्रॉसपॉन्डिंग मिलेगा,
मैक्सिमम एनर्जी किसके क्रॉसपॉन्डिंग मिलेगा? मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा सबसे ज्यादा एनर्जी गैप के बराबर। और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कब होगा? तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जब आता जाएगा, इसका इससे भी ज्यादा है, इसका इससे भी ज्यादा है और ज्यादा, तो इनिशियल हो जाएगा बेटा इंफिनिटी, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस। तो यह आ जाएगा आपका फाइनल तो 1 और इनिशियल हो जाएगा आपका इंफिनिटी। इसे वो कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो कई बार डिफरेंट लैंग्वेजेस में सवाल पूछ लेते हैं, एक को बोल देंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और दूसरे को बोल देंगे वेवलेंथ के टर्म्स में। एक को बोल देंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और दूसरे को बोल देंगे वेवलेंथ के टर्म्स में। तो ये कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज। अब मान लो तुमसे कुछ नहीं बोला, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बोल दिया, तो फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1 और लास्ट लाइन मतलब इंफिनिटी से 1। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। मैं समझ रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत आसान है, ईएमआई से बहुत आसान है, लेकिन सवाल जो होते हैं ना बेटा, हर साल एटम एटम से 2 पूछते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछते हैं और एक डी ब्रॉगली से पूछते हैं। सोच, मुश्किल से तूने अभी तक 7 क्लास या 8 क्लास करी होगी। 8 क्लास में भी 4 सवाल का कंटेंट तू पढ़ चुका है, 4 सवाल का कंटेंट पढ़ चुका है, और इस बात का फील तुम्हें शायद आज आना चाहिए। कैसे सर? हर साल फोटो इलेक्ट्रिक का एक सवाल पूछा है कि नहीं पूछा बता? हर साल डी ब्रॉगली का एक सवाल पूछा है कि नहीं पूछा बता? लास्ट क्लास में वेलोसिटी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस, इन सब से एक सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था? अब लेमडा से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो चल यहां पे वेवलेंथ देखते हैं अब इसका। लास्ट लाइन का वेवलेंथ ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉल इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर डिवाइडेड बाई फाइनल हो जाएगा 1, इनिशियल हो जाएगा आपका इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो लेमडा जो सबसे स्मॉल आएगा, इसको उधर ले जाता हूं, 1 अपॉन आर, ये आ जाएगा 912 एंगस्ट्रम के आसपास, क्योंकि 1 अपॉन आर की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रम। सर लाइमन की लास्ट लाइन है ना? हाँ बेटा लास्ट लाइन है ना, ये लास्ट लाइन देखिए 912 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ये आ गया 1 अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। अब फर्स्ट लाइन की अगर बात करेंगे, जिसमें लॉन्गेस्ट सबसे लॉन्ग वेवलेंथ है वो हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 1, मतलब फाइनल तो 1 ही है ना, इनिशियल हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4। यहां पे एलसीएम जब लेंगे बेटा, तो एलसीएम जब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 4 ऊपर 4 में से 3/4, तो हो जाएगा 3r/4। ये हो जाएगा लेमडा सबसे जो लॉन्गेस्ट होगा वो हो जाएगा आपका 4/3r, और जो लेमडा स्मॉलेस्ट आया है वह 1 अपॉन आर। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे डायरेक्ट ना बेटा, रेशियो डायरेक्ट निकाल लेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/3। तो लॉन्गेस्ट बताए स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का रेशियो होता है बाल्मर। क्यों? अरे सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, ये जल्दी जल्दी मैंने गलत लिख दिया, लाइमन, सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्यों मार रहे हो तुम लोग? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, तू ही है मेरा असली स्टूडेंट। प्रिंटिंग मिस्टेक है साहब, समझा ही तो रहा हूं, एन को 1 ही तो रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और यह है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए रेशियो है बस ये, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बटा स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का रेशियो हो जाएगा 4/3, एंड ओनली फॉर लाइमन, ऑब्वियस सी बात है, ओनली फॉर लाइमन सीरीज, ओनली फॉर लाइमन सीरीज। ये बात समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं बाल्मर। ठीक है, बाल्मर सीरीज के बारे में बात करते हैं। बाल्मर सीरीज मतलब जो फाइनल स्टेट उसका 2 होगा, फाइनल स्टेट उसका 2 होगा। इनिशियल, तो इनिशियल ये है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक 2 तरह का स्पेक्ट्रम होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को तुम कुछ एनर्जी दे देते हो जबरदस्ती कि ले 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 ले, और वो कूद के ऊपर चला जाता है, तो इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या अभी जो हम पढ़ रहे हैं लाइमन बाल्मर, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है? नहीं, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जंप करता है तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है, तो इमिशन है। अब 1 से 2 जाने का कोई जुगाड़ नहीं है, ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया ना।
इमिशन क्या होगा, फाइनल अगर 2 रखा है तो इससे ज्यादा ही होगा, तो इनिशियल 3 4 5 6 होगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है स्मॉलेस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। अगर आप यहां से फाइनल को 2 रखते हैं तो इनिशियल आ जाएगा आपका 3। चलिए वेवलेंथ निकालते हैं सबसे स्मॉल वाला, तो ये हो जाएगा r इंटू फाइनल हो गया 4 1 अपॉन नंबर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 36 5r/36। सर कैसे, तो ये 9 मल्टीप्लाई 4 इज 36 और 9 माइनस 4, तो 5r/36 1 अपॉन r ऑफ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो लेमडा स्मॉलेस्ट आ जाएगा 36/5r। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। समझ में आया? चलो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी फाइनल तो तुम्हारा 2 ही रहेगा, इनिशियल इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 अपॉन लेमडा स्मॉल शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एक मिनट, स्मॉलेस्ट एनर्जी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा, ओह सॉरी लॉन्गेस्ट लार्ज, क्योंकि एनर्जी सबसे कम है तो लेमडा सबसे लार्ज होगा, लॉन्गेस्ट होगा, बिल्कुल लॉन्गेस्ट। अब यहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो 1 अपॉन स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू r 1 अपॉन फाइनल हो गया 4 और 1 अपॉन इन्फिनिटी की मतलब वैल्यू हो गई 0। जहां पे सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो आएगा लास्ट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग वो 4/r आएगा। क्या आएगा बेटा, 4/r आएगा। ये है लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। लास्ट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी होता है तो वेवलेंथ सबसे छोटा आएगा। अब इनका रेशियो आप निकाल सकते हैं, इनका रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी खास बात नहीं है। इसी तरीके से डिफरेंट सीरीज की आप बात करते चले जाएंगे, अब फटाफट आंसर निकालते चले जाएंगे। 99% आंसर मतलब सॉरी सवाल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो वेवलेंथ के टर्म्स में ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना बेटा। जैसे यहां पे सवाल आ गया, यहां सब रट्टा मारने वाला चीज है, नहीं आंसर थोड़ी ना रट्टा मारना है बेटा, हाँ इनिशियल फॉर्मूला जरूर रट्टा मारना है। अभी सवाल का आंसर थोड़ी ना याद रख लेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सिर्फ रट्टा नहीं कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। मतलब यहां पे काम लेंदी है, हाँ कंसेप्चुअली थोड़ा सा इजी है बट लेंदी है। चलिए सवाल देखते हैं नीट 2016 का। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, देखिए बेटा थर्ड से सेकंड में गया है, तो अभी तो हमने निकाला था थर्ड से सेकंड वाला 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r, सेकंड हो गया, फाइनल यहां लिखते हैं -1 अपॉन इनिशियल यहां आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा 1 ही बोल देते, इसको r, ये हो जाएगा 5/36, ये तो हमने निकाला है। It emits a photon of wavelength lambda, देखो ये फोटोन की वेवलेंथ तो लैम्डा ऐसी वाई लैम्डा, when it jump from the fourth orbit to third, अच्छा फोर्थ से थर्ड में आ रहा, then the corresponding wavelength of photon is, अच्छा तो 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू r, फाइनल हो गया 9 और ये हो गया आपका 16, है ना 16। अब यहां से सॉल्व करेंगे r, ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 16 और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 ऊपर क्या हो जाएगा 7, 16 में से 9 घटाएंगे 7। अब ये लेमडा 2 आपसे पूछा है, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, लेमडा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 7r और बटा लेमडा ये दिया हुआ है, ये लेमडा मतलब जो लेमडा 1 था वो लेमडा दिया हुआ है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आराम से देखिएगा, उसको लिख सकते हैं आप 36 ऊपर में 5r। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े अच्छे से, तो ये 9 है, ये 4 से आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 4, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 20/7 r से r कैंसिल हो गया, लेमडा 20/7 लेमडा इज योर करेक्ट आंसर, सी। देखिए बेटा सी, आपको समझ आया, सी समझ आया,
रफ्तार बैच पहले 12th देख लो ना बेटा अच्छे से। जब जो देखो, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन स्टडी? सही काम, मतलब काम को सही समय पे नहीं करना। जब 11th की बारी थी तो 11th तुमने नहीं पढ़ा ढंग से, अब 12th की बारी तो 12th नहीं पढ़ना ढंग से। अब जब मतलब जो सही समय होता है करने पे उसमें तुम्हें कुछ और करना है। 12th की बारी है तो 12th पहले ढंग से पढ़ लो ना, और वैसे भी तुम्हें 11th पूरा रिवाइज कराया जाएगा। रिवीजन प्लानर आएगा तुम्हारे लिए बहुत जोरदार। तुम्हें जब बैच लिया था लक्ष्य तो कहा गया था हम रिवाइज कराएंगे, तो हम रिवाइज कराएंगे। अब एक ही टाइम पे तुम 4 चीजें करोगे तो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। सी, एक दिन में तुम्हारी 2 क्लास हो रही 4 घंटे की, 4 घंटे की 8 घंटे, तो बाकी काम कम करेगा। पहले एक को तो ढंग से करो, थोड़ा करो लेकिन उसको बेहतरीन जबरदस्त करो। थोड़ा ही करो लेकिन उसको जबरदस्त करो। घबराने से कुछ नहीं होता है, घबराने से कुछ नहीं होता है। मैं मना नहीं कर रहा कुछ भी करने से, मैं कह रहा हूं एक ही टाइम पे 2 चीज कैसे करोगे? 2 चीज कैसे करोगे? 20/7 लेमडा। तुम्हें लगता है कि जो चीज मिल रहा है सब लपेट लो। हाँ लपेट लो, रख लो, सब रख लो, लेकिन उसको पहचानने की औकात तो नहीं है ना तुम्हारी। तुम्हारी जो औकात है, औकात के हिसाब से खाओगे ना। मान लो तुम्हें एक ही दिन में मैं बढ़िया एकदम जोरदार रसगुल्ले दूं, नॉन वेज मटन दूं, चिकन दूं, खूब सारे जलेबी पूरी सब कुछ एक ही दिन दे दूं, तो सब एक ही दिन खा लेगा और 4 दिन तक बीमार रहेगा। समझने की कोशिश कर थोड़ा। चल इधर देख, नीट 2016 का एक और सवाल। गिवन वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻7 पर मीटर, है ना। वो वैसे था भी r इज इक्वल टू 1.097, तो इसको 1 ही बोल सकता है ना, 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर था। लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा सुनो अब ध्यान से, द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। लाइमन के बाद आता है बाल्मर, लाइमन के बाद आता है बाल्मर। बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया? फाइनल 2 और इनिशियल इनफाइनाइट। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/∞। तो r/4, और r की वैल्यू दी है आपको 10⁻7/4। ये हो जाएगा आपका आंसर 0.25 इंटू 10⁻7। 1/4 को 0.25 भी तो कहेंगे। और 1/λ को ही हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर 1/λ को कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। कितने बच्चों का डी आया बेटा? एक बच्चे का है, नाम पढ़ना उसका जरूरी है, अश्विन, बहुत बढ़िया बेटा। शुभम शर्मा का भी आया, कृति राजपूत, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अदीप दुबे, बहुत बढ़िया, जोरदार जोरदार जोरदार। कितना इजी सवाल है। हाँ यहां पे आपको पता होना चाहिए कि वेव नंबर जो होता है ना, वेव नंबर वो 1/λ को कहते हैं। हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻7 इज योर करेक्ट आंसर। डन। चलिए आगे देखते हैं। AIPMT 2014। देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने 16 के 2 सवाल किए, अब 14 के देखिए। हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लेमडा इतना। अच्छा, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 पे मैंने उसको लेमडा वेवलेंथ दिया 975 एंगस्ट्रम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन दिस रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमिटेड विल बी। अच्छा, ग्राउंड से एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, इतने से मैंने एक्साइट किया तो किस लाइन पे जाएगा और वहां से कितने रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम शो करेगा। तो रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम क्या होता है? रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम का नंबर होता है, मान लीजिए किसी nth स्टेट में है तो वो हो गया n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि मल्टी एटम सिस्टम होना चाहिए। अगर एक ही एटम है तो वो अलग हो जाएगा, एक ही एटम है तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब बेटा बताओ, बी आंसर आ रहा है कैसे? हाँ, n इंटू एन प्लस 1 तब होगा, वो n इंटू एन प्लस 1 तब होगा जब आप फाइनल स्टेट को, फाइनल स्टेट
ये है इनिशियल स्टेट है N2, इनिशियल स्टेट N2 और फाइनल स्टेट है N1। अगर आप टोटल पूछोगे रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम में, टोटल रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, तो आप फाइनल स्टेट को N1 ले लोगे, N1 को 1 ले लोगे। जब 1 ले लोगे तो यहां पे 1 रखोगे बेटा, तो N2 माइनस N1, तो क्या हो जाएगा बोलो, N2 माइनस 1 इंटू, यहां पे जब 1 रखोगे तो -1 + 1 कैंसिल होकर ये बचेगा सिर्फ N2 डिवाइडेड बाई 2, तो यही हो गया ना n-1 इंटू n/2, ये हो जाएगा टोटल नंबर। तो अगर टोटल नंबर निकालोगे किसी n से सारे ग्राउंड में आ रहा है, कहां आ रहा है बेटा, सारे ग्राउंड में आ रहा है, सारे ग्राउंड में आ रहा है, मतलब n2 से लेकर के n = 1 तक, देखो किसी भी n से 1 तक कितने टोटल लाइन बनेंगे, उसका फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन मान लो तुम्हें देखना है किसी n2 = 4 से 3 तक ही देखना है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है क्या ये बात? एक बार बता दीजिए क्या ये चमका, क्या ये एक बार जोरदार बता दीजिए चमका। बेटा समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं, इसको समझना जरूरी है कि मान लीजिए किसी N2 से यहां तक आना है मुझे, तो इसमें टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे वो आपसे पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन किसी भी n से ग्राउंड स्टेट तक आएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। N2 को n ही बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू n/2, है ना। यहां पे ऐसे लिख देता हूं बेटा, कंफ्यूज मत हो ना, बहुत आसान बात है। n1 को 1 लिख दिया और n2 को कोई भी n ले लिया, तो यहां पे टोटल नंबर हो जाएगा n इंटू n-1/2। बहुत ईजी है ना। तो लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रहा लेमडा। आर की वैल्यू आपको पता है ना। इनिशियल आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट से किसी n तक गया तो वो n निकाल लीजिए और वहां पे पुट करके निकाल लीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका 2। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड तक जाएगा और थर्ड से ग्राउंड तक आने में आंसर हो जाएगा 3 - 1 इंटू 3/2, तो 3 - 1 2 से 2 कटेगा। एक मिनट, आंसर 2 कैसे आ रहा तुम्हारा? n = 2 तक ही जाएगा क्या? 975 एंगस्ट्रम निकालो, तो फाइनल n क्या आ रहा है, पहले तो फाइनल n बताओ। 2 तक जाएगा, समझ गया नहीं? मुझे n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला यूज करना है यार। 1/λ = r इंटू फाइनल हो जाएगा तुम्हारा 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - 1/n, ऐसे यहां से निकालो, है ना बेटा, यहां से निकालो। तो बताओ 1/λ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/λ की वैल्यू है 975 = 1/, इसका 912 आपने पढ़ा था, इंटू 1 - 1/n। इससे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 1/n = 912/975। फिर हो जाएगा ये 1 - 975/912/975, तो ये होगा 975 - 912/975 = 1/n। इस n की वैल्यू बताओ कितनी आ रही, पहले तो कैलकुलेट करो बेटा एक बार। n की वैल्यू बताओ कितनी आ रही, n की वैल्यू। ये थोड़े से डिजिट भी ऐसे होता है, ये अप्रोक्सीमेट में तो हम कर लेंगे सॉल्व, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखे तो कितना होगा, एक बार बताइए एग्जैक्ट कितना होगा, बताइए। ये 63 आ रहा और नीचे आएगा 975, ओके, डिवाइडेड बाई 975। ये तो 15 पॉइंट कुछ आ रहा है यार, ऐसे कैसे होगा? स्क्वायर तो करो, वही स्क्वायर है ना, तो 4 के आसपास आ रहा है, n2 4 आ रहा, तो रखेंगे तो 4 इंटू 4 - 1 3/2, तो 2 से कैंसिल होगा, 6 आएगा। सी आंसर आ रहा है, सी।
सी आंसर आ रहा है। 912 हाउ, अच्छा आर की वैल्यू 912 हाउ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये रहा ना। आर की वैल्यू तो याद रख लो कम से कम, ये काम आएगा 912 एंगस्ट्रम। आर की वैल्यू जो मीटर इनवर्स में होता है 1/r हो जाएगा 912 एंगस्ट्रम, 1/r हो जाएगा 912 एंगस्ट्रम। तो यहां से इसको 1/r को नीचे लिखा है मैंने 912 एंगस्ट्रम, नहीं यहाँ है सवाल, यहाँ है, कहाँ गया भाई, हाँ देखो ये आर को 912 लिखा है मैंने, है ना। तो ये आप 16 के आसपास मान लेंगे तो ये आ जाएगा आपका N2 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो टोटल स्पेक्ट्रम का नंबर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, इस तरीके से निकालेंगे। समझ आया? ये किया तो स्क्वायर सही तो है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, चलो फिर कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा फिर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देख ऐसे देख ऐसे देख, यहां से मान लो किसी लेमडा फोटोन का वेवलेंथ आया, उससे n इज इक्वल टू 1 से किसी भी फाइनल n तक गया है, किसी भी फाइनल n तक गया है ना, किसी भी फाइनल n तक गया है। तो आप कैसे करेंगे कि 1 लेमडा इज इक्वल टू r 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे सर ये तो इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए था। हाँ तो इमिशन स्पेक्ट्रम में फोटोन निकलेगा लेमडा वेवलेंथ का और एब्जॉर्प्शन में आएगा, तो बात तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना बेटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो लेमडा की वैल्यू यहां पे दी हुई थी उसने 975, तो ये 975 एंगस्ट्रम, और बेटा आर की वैल्यू 1/r की वैल्यू हो जाती है 912, तो ये 912 एंगस्ट्रम है ना बेटा, 912 एंगस्ट्रम इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4, तो टोटल नंबर हो जाएगा, टोटल पूछा है ये, वो 4 से 3 में नहीं पूछा है, 4 से 2 में नहीं पूछा है, टोटल पूछा है, टोटल पूछा है तो लिखेंगे 4 इंटू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल होगा 2 से, और 4 महीने से 3 मल्टीप्लाई 2 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे। सी इज योर करेक्ट आंसर। अरे अवनीत कौर बेटा देखो इसमें उल्टा हुआ है ना केस, बस तो फॉर्मूला थोड़ी ना उल्टा कर दो, इनिशियल को n ले लो। अरे देखो तुम कह रहे हो कि यहां पे सर इनिशियल 1 ले लो फाइनल ये ले लो, बेटा ये एब्जॉर्प्शन इमिशन के लिए सही है, जब एब्जॉर्प्शन करोगे तो चीजें भी तो एक माइनस भी तो आएगा, उससे फर्क भी क्या पड़ेगा। एक बात करो, तुम इसको उल्टा करो अगर तो उससे फर्क क्या पड़ेगा सर, माइनस का, हाँ तो यहां पे उल्टा हो ही रहा है ना, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये नीट 2013 का सवाल है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइमन। देख लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो ये कितना इजी है, अब देखो ये कितना इजी है, लॉन्गेस्ट लाइमन एंड लॉन्गेस्ट बाल्मर। अगर आप लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखते हैं बेटा, तो याद रखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी मिनिमम, और मिनिमम एनर्जी गैप होता है इनिशियल 2 से फाइनल 1 तक लाइमन के लिए। और बाल्मर के लिए अगर आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम का मतलब हो गया इनिशियल आपका 3 से फाइनल 2, क्योंकि बाल्मर है, बाल्मर में फाइनल 2, लाइमन में फाइनल 1। तो 1 लेमडा इज इक्वल टू, ये लाइमन का हो गया तो L लिख देते हैं, R इंटू 1/1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो 3/4R, सॉरी 3R/4, ये है 1 लेमडा ऑफ लाइमन। उसी तरीके से ये बाल्मर के लिए जब निकालेंगे, बाल्मर के लिए निकालेंगे तो 1 लेमडा बी इज इक्वल टू R 1 फाइनल 4 माइनस इनिशियल 9, तो ये हो जाएगा आपका 5R/36। आपने को पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइमन का लॉन्गेस्ट बटा बाल्मर का लॉन्गेस्ट, तो लाइमन का लॉन्गेस्ट क्या लिखेंगे 4/3R। देखिए बेटा यहां पे है ना वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ ऊपर ले जाओगे तो ये 4/3R आ जाएगा। यहां पे बाल्मर के लिए लिखोगे तो 36/5R, 36/5R, ये कैंसिल करोगे तो 9, तो 5/27, R से R कैंसिल, 5/27, D इज योर करेक्ट आंसर। क्या आप निकाल पाए? क्या आप निकाल पाए बताइए? 5/36 नहीं बेटा, 5/27, 4 से कैंसिल करोगे, 4 से कैंसिल करो तो 9, एंड 9 मल्टीप्लाई 3 27, डी इज योर करेक्ट आंसर। लीजिए नीट 2013 का सवाल एकदम धुआं धुआं हो गया। देखिए चलिए एपीएमटी 2012 का सवाल है
देखिए कैसे सवाल पूछते हैं, AFMT 2012 का सवाल है। इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू सेकंड। अब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में जंप किया तो कोई लेमडा का फोटोन निकलेगा, एंड देन फॉर्म अ सेकंड टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एक मिनट, जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। वेट, ये बेटा थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो n इनिशियल हो जाएगा 4 टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आई सेकंड एक्साइटेड का मतलब है फाइनल 3, एंड देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि ये नया फाइनल डैश हो जाएगा आपका 2। देन द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लेमडा 1 और लेमडा 2, यहां पे लेमडा 1 का फोटोन निकला, यहां पे लेमडा 2, इनका रेशियो बताना है। फटाफट बताइए, आपसे पहले कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा, आपका कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर है मेरे से, है ना, तो अच्छी बात है, ये तो ज्यादा अच्छी बात है। आप मेरे से पहले करें तो ज्यादा अच्छी बात है कि आप जाके एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, जब मैंने दिया था तो मेरा काम हो गया था इसी रफ्तार से, है ना, मेरा काम इसी रफ्तार से हो गया था। अब आप देखिए, इस रफ्तार से तो आप फेल कर गए होंगे, है ना इस रफ्तार से तो आप फेल कर गए होंगे, सही बात है। कितना घुमा रहा है एग्जामिनर ये लैंग्वेज में। अब देखो बेटा, बी ऑनेस्ट, नीट का पेपर लैंग्वेज का ही गेम है प्लस टाइम। वो कंसेप्ट कोई हाथी घोड़ा नहीं पूछ लेगा। तुम ना गलत जगह फोकस कर रहे हो। तुम फोकस कर रहे हो कि साहब कंसेप्ट टेढ़ा है, कंसेप्ट ये, कंसेप्ट वो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, भरोसा रखो इस बात पे कि तुम्हें जितना आता है ना नीट में उतना ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर लो है तो इसका रीजन है लैंग्वेज और टाइम मैनेजमेंट, बस और कुछ नहीं। सर AIR 4 है, हाँ, इसी रफ्तार से मेरा AIR 4 आया था। आपका रफ्तार थोड़ा ज्यादा बेहतर है तो आपका AIR 1 आ जाएगा, है ना बेटा, आपका AIR 1 आ जाएगा। बेस्ट विशेष फॉर यू मैन, बेस्ट विशेष फॉर यू। चलिए सवाल करते हैं। तो लेमडा 1 हो जाएगा R, और फाइनल वाली हो जाएगी, यहां पे देखिए फाइनल हो जाएगी 9, और ये हो जाएगा 1/16। सही है सर। अब इसको सॉल्व करिए। ये तो हमने अभी अभी किया भी था शायद यार। 20/7 के आसपास आ रहा है क्या? बी आ रहा है क्या? हाँ बी आ रहा है, बी आ रहा है, एकदम सही है, एकदम बी आ रहा है, एकदम सही। मेरा तो देख के बी आ गया कैसे? क्योंकि अभी अभी ये वाला सवाल हमने किया था। तो सर ऐसे थोड़ी ना होता है, वहां तो हमें करना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस करिए बेटा, प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो 10 सवाल के बाद भी आपको लगेगा कि ये सवाल हमने किया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ईजी है सर। क्या? वो क्या करेगा एग्जाम में, क्या करेगा? 3 4 1। अब इसे नया सवाल क्या बनाएगा? 25 26 थोड़ी ना लाएगा स्टेट। सर कौन से स्टेट से सवाल पूछेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट्स ऑल। 1 2 3 4। सर क्या सच में आपकी AIR 4 है? हाँ AIR 135 भी है CSIR GRF में। एक 2 3 4 पे सवाल पूछेगा और क्या करेगा? बार बार वो 1 2 3 4, ऐसा थोड़ी नहीं कि सर अगर 25 दे दिया तो नहीं देगा। इन प्रैक्टिकल सवाल इतना थोड़ी ना पूछेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो 12 भी कर लिया। देखना बेटा, 12 कर लिया, 13 कर लिया, 16 14 कर लिया, 12 कर लिया, 13 कर लिया, 14 कर लिया, 16 कर लिया। 4 साल लगातार 4 सवाल पूछे हैं। 4 साल लगातार 4 सवाल पूछे। ये 12 और है। ये कितनी बार 12 पूछा है यार? ये 12 करो। इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल। 5th से, इनिशियल 5th से फाइनल 1 तक आया है। द वेलोसिटी ऑफ द एटम एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी, एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी। अब सुनना, थोड़ा सा यहां पे कंसेप्चुअल है, इसको हमें समझना पड़ेगा। रेडबर्ग कौन से डार्क के टर्म्स में आंसर है, समझिएगा प्लीज, समझिएगा बेटा। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या आया था सर? R 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। तो क्या यहां से हम फोटोन का वेवलेंथ निकाल सकते हैं? हाँ वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू R, फाइनल हो जाएगा आपका 1 और इनिशियल हो जाएगा 1 अपॉन 25। तो बेटा इसका वेवलेंथ जो आएगा ना वो आ जाएगा 24R/25। ये आपका वेवलेंथ आ जाएगा।
ये आपका वेवलेंथ आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर वेवलेंथ तो आ गया, तो निकलने वाले फोटोन का मोमेंटम निकाल सकते हो क्या? सर मोमेंटम कैसे निकाले? मोमेंटम कैसे निकाले? मोमेंटम ऐसे बेटा, ई बराबर प्रियंका चोपड़ा से ई बराबर पी सी, तो पी बराबर हो जाएगा ई बाई सी। एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? एस सी बटा लेमडा, ये सी कैंसल हो गया तो ये आएगा एच बाई लेमडा। ओ हो, मतलब मोमेंटम सिंपल एच बाई लेमडा होता है। हाँ, तो 1 लेमडा तो आपने निकाला है, तो ये हो जाएगा 24 आर बटा 25 एच, तो ये मोमेंटम आ गया। अब एटम रेस्ट में रखा था, एम मास का रेस्ट में रखा था, इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनली जब यहां से एक फोटोन निकलेगा और उस फोटोन की मोमेंटम p है, तो जो एटम आएगा उसकी भी मोमेंटम उतनी ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एटम की मोमेंटम mb बराबर फोटोन की मोमेंटम 24 RH बटा 25। सर यहां से मास नहीं जाएगा, नहीं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन तो 0 होता है, तो जो इसका एटम का इनिशियल मास होगा m वही रह जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगा बेटा 24 RH बटा 25 m, 24 RH बटा 25 m। ये आपका सही आंसर आ गया सी। बताइए मजा आया कि नहीं आया? एआई प्रीलिम्स AIPMT 2012 का सवाल था, ये रहा आपका आंसर। 24 RH बटा 25 m इज योर करेक्ट आंसर। कितना इजी है यार, कितना इजी है। आइए एक नया सवाल देखते हैं AIPMT 2012 के। ये पता नहीं 12 में इतने सवाल कैसे पूछ लिए थे। कभी कभी होता है, जैसे नीट 21 में इलेक्ट्रोडायनेमिक से 14 सवाल पूछ लिए थे, 13 या 14 सवाल पूछ लिए थे। आज तक इलेक्ट्रोडायनेमिक से जो तुम पढ़े हो 12th क्लास में, उससे 7 से ज्यादा सवाल नहीं है। पहली बार दुगना पूछ लिया साहब, पगला गए एकदम। तो ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 इन एन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रावायलेट, पता है, चल आगे निकल। देन इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी, देखो देखो इंफ्रारेड ये तो होगा नहीं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखें तो 3 से 2 तो तुम्हारा हो जाता है विजिबल, और ये हो जाता है तुम्हारा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट तो इंफ्रारेड होगा D 4 से 3 में। D इज योर करेक्ट आंसर, D इज योर करेक्ट आंसर। सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन क्या होता है बेटा? R इंटू 1 माइनस 1/4, 3R/4 आया था फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन एटम इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ वाल्मर। अब बाल्मर का सेकेंड लाइन सुनो, बाल्मर का सेकेंड लाइन क्या होगा? बाल्मर का सेकेंड लाइन होगा R इंटू 4 माइनस सेकेंड लाइन अपॉन 16, ये आना चाहिए। यहां पे इनिशियल हो जाएगा तुम्हारा 4 और फाइनल हो जाएगा 2, यही तो सेकेंड लाइन होगा। 3 से 2 फर्स्ट लाइन और 4 से 2 सेकेंड लाइन। देन एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन लाइक आयन इज, एटॉमिक नंबर, एक मिनट, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, अच्छा ये तो हाइड्रोजन के लिए, इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन लाइक आयन। अच्छा तो ये जेड स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, 1/r इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर यहां पे आ जाएगा एक एक्स्ट्रा। तो लेमडा की वैल्यू पहले बताइए क्या है? दोनों बराबर है तो दोनों बराबर रख देते हैं। 3r/4 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू आर, ये नीचे हो जाएगा 16 और 4 - 1 ये 3। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व किया बेटा, बस इसको सॉल्व किया। तो 4 से 16 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 आपका यहां आ जाएगा, r से r कैंसिल होगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू √4, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2। अब सवाल उठता है, 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा। अब सवाल उठता है कि सर यहां पे जेड स्क्वायर कैसे लगाया आपने? कैसे लगाया जेड स्क्वायर? बेटा ऐसे लगाया, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर होता है। हमने हाइड्रोजन एटम लिया था इसलिए जेड को 1 पुट कर लिया था, है ना, 1 पुट कर लिया था। लेकिन अब यहां पे एन के कॉरस्पॉन्डिंग जेड स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी जेड एटम के लिए। हाँ
कौन है बेटा ये? भावेश जैन का कहना है जेड स्क्वायर कहां से आया? सर जेड स्क्वायर कैसे आया? जेड स्क्वायर कैसे आया? बढ़िया बेटा बढ़िया। मेरी गर्लफ्रेंड याद कर रही है। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको याद कर रही है, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात, ये तो बात ही हाइपोथेटिकल है। और दूसरी बात, कितना रोमांटिक है ना कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको याद कर रही है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड आपको याद कर, कितना रोमांटिक है। हाँ, इससे भी ज्यादा रोमांटिक होगा जब आपका नीट नहीं निकलेगा और कटोरा लेके भीख मांगेंगे, वो भी कितना रोमांटिक होगा। तो बकलोली बंद करिए और पढ़ना शुरू करिए। देख इधर, एनर्जी को क्या लिखते हैं आप? -13.6 बटा एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तभी तो एन स्क्वायर बार बार यहां पे आ रहा नंबर में, एन स्क्वायर बाद में आ रहा। यहां पे देखिए ध्यान से, जब किसी आप हाइड्रोजन एटम की बात करते, कोई हाइड्रोजन एटम सिंपल मिलता तो जेड को 1 पुट करते, इसलिए यहां पे जेड नहीं दिखाई दे रहा था। किसी भी एटम की बात करेंगे, जेड एटम एटॉमिक नंबर होगा तो यहां पे जेड स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाय राम, ऐसे कौन बोलता है सर? अच्छा, हाँ बेटा, सच तो थोड़ा सा अजीब लगता ही, हम क्या करें। इसमें गलती मेरी नहीं है और इसमें गलती आपकी भी नहीं है, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। ये उम्र का दोष है, होता है इस उम्र में अक्सर ऐसी ख्याल दिमाग में आते हैं, पागल हूं मैं पागल उसके लिए। पागल तो बहुत होंगे लेकिन मेरे सा पागल कोई ना होगा। होता है बेटा, इस उम्र में होता है, ये उम्र की दोष है, आपकी दोष नहीं है। लेकिन फिर भी जब सवाल आता है व्हाट टू चूज, लव और कैरियर, देन नो डाउट चूज लव, इट्स सो मच रोमांटिक, चूज लव। एंड आफ्टर दैट जब आप कटोरा लेके भीख मांगेंगे रोड पर, वो भी कितना रोमांटिक होगा। सर नहीं, ये रोमांटिक नहीं लग रहा, तो चुप रहे और जाके पढ़ाई कर ले, तो बाद में तेरा कुछ हो भी सकता है। देख इधर, ये आईपीएमटी 2011, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एन टू द ग्राउंड स्टेट। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इसको देखिएगा ध्यान से। एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एन टू ग्राउंड स्टेट n is equal to 1. The wavelength so emitted illuminates a photosensitive material having work function इतना। अब यहां से n is equal to समथिंग से लेकर के n is equal to 1 पे जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो वहां से एक फोटोन निकला होगा। अब वो फोटोन जाके किसी प्लेट पे टकराता है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। उस प्लेट का जो वर्क फंक्शन है बेटा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बेटा, इसका वर्क फंक्शन कितना है? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 10 वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा है 10 वोल्ट। तो यहां से अगर मुझे इस फोटोन की एनर्जी निकालनी हुई तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकल जाएगा वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। वर्क फंक्शन है बेटा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो फोटोन की एनर्जी इतनी होगी। अब बताओ कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा जिससे इतने एनर्जी गैप के बराबर हो उसका डिफरेंस, ताकि इतने एनर्जी का फोटोन निकले। तो ग्राउंड स्टेट का तो -13.6 होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यह है 12.75। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगता है 0.85 आएगा यार। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप देख तो कितना है। हां 8 कम करो, ये आता है तुम्हारा 4 के क्रॉसपॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 4। 3 to 1 या 4 से 1, 3 में तो ये हो जाएगा ना बेटा -3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 2 और 3 में हो जाएगा -1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 घटा दोगे 1.1 तो 12.75 है ना बेटा, वो 75 है। तो ये 1 घटाओगे तो 12, 1 गए तो 5 ना, यही आएगा।
n इज इक्वल टू 4। डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। अच्छा, अगर ये सारी चीज आपको पता है, एनर्जी डिफरेंस पता है, तो ये सवाल बहुत हलवा है, लेकिन एक्चुअल में सवाल बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट भी मिक्स कर दिया। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट भी मिक्स कर दिया है। हाँ, एक मिनट, एक्साइटेड स्टेट एन लिखा है, देन द वैल्यू ऑफ एन, एक्साइटेड स्टेट एन, अगर फोर्थ है तो एक्साइटेड स्टेट, आंसर तो 3 आना चाहिए फिर। हर्ष सर गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं। अबे गुस्सा मुझे आता ही नहीं, किसने बोला गुस्सा आता है मुझे? सर एक्साइटेड स्टेट, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके बेटा, क्या आपने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा है तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, नहीं तो अंडरस्टैंड नहीं होगा। फोटोन कैसे निकलेगा? अच्छा, फोटोन कैसे निकलेगा? किसी भी nth एक्साइटेड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड से जंप करके n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक फोटोन निकलता है। क्या निकलता है? फोटोन निकलता है। और वो फोटोन जाके किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट पे जाके कोलाइड करा है, जिसका वर्क फंक्शन इतना है, वहां से फोटोन एब्जॉर्ब करके फिर से इलेक्ट्रॉन निकला। उस इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए ताकि 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 इस वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इतनी स्टॉपिंग पोटेंशियल हो? तो ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लगा है। वर्क फंक्शन 2.75, स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो ये आगा 12.75। तो ये n इज इक्वल टू 4th ऑर्बिट से होगा। तो एक्साइटेड स्टेट उसका क्या होगा? n इज इक्वल टू 4 आया ऑर्बिट, नंबर ऑफ 4th ऑर्बिट में ऐसा हुआ है, 4th ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट। तो एक्साइटेड स्टेट उसका 3rd होगा, है ना, ये लिखा है एक्साइटेड स्टेट n। तो 4th ऑर्बिट का मतलब 3rd एक्साइटेड स्टेट, 4th ऑर्बिट का मतलब 3rd एक्साइटेड स्टेट, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, AIPMT 2011, आउट ऑफ द फ्लोइंग बीच वन नॉट अ पॉसिबल एनर्जी फॉर अ फोटोन टू बी इमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा तो 13.6 तो होगा जब n इज इक्वल टू इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में आएगा, ये तो पक्का पता है। बाकी कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? तो मुझे लग रहा है डी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? तो मैं बताता हूं, देखो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका डिफरेंस होता है 10.2। इसका डिफरेंस कितना होगा? तो 13 में से 1 जाएगा तो कुछ 12 बचेगा, है ना। अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो 0.85, तो ये होता है 12.75। ऊपर देखोगे 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप नहीं मिलता। गैप की तो बात कर रहा है ना। आउट ऑफ द फ्लोइंग बीच वन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी फॉर अ फोटोन। तो फोटोन कैसे निकलता है? एनर्जी डिफरेंस के गैप के बराबर होता है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। आपने एटम में बहुत सारे सवाल किए होंगे, है ना, आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे। नेक्स्ट देखिए, AIPMT 2010 का सवाल है। यह भी एकदम बढ़िया और जोरदार सवाल है, बहुत जोरदार सवाल है। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट 3 टू ग्राउंड स्टेट। सुनना अच्छे से, n इज इक्वल टू 3 से जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 मतलब n इज इक्वल टू 4 हो गया। ये n इज इक्वल टू 4 से ग्राउंड स्टेट में आया, n इज इक्वल टू 1 में आया। एक्साइटेड स्टेट लिखा है बेटा, देखिए यहां पे क्या लिखा है? एक्साइटेड स्टेट। नहीं, n इज इक्वल टू, अगर इसने 3 दे दिया ना, एक मिनट रुको, अगर इसने n इज इक्वल टू 3 दे दिया तो एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 देने का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर उसका 3 है। वो है कोई एक्साइटेड स्टेट, ये नहीं बोला कि 3rd एक्साइटेड स्टेट, और बोला कोई एक्साइटेड स्टेट है जिसका n 3 है, तो n 3 लेंगे अपन। n बता दिया 3 मतलब 3 लेंगे। तो यहां पे इसकी एनर्जी जो होगी 3rd स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वो होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां होगा बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इधर देखो, ये बोला है इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3। वो नहीं बोला है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट उसने 3 दिया है। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या दिया? 3 दिया। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 से जब 1 में आएगा तो बताइए फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? फोटोसेंसिटिव मटेरियल इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वर्क फंक्शन जो दिया है वो है बेटा 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इमिटेड टू बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए? तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी नॉट होता है। तो ईवी नॉट हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। यहां से आप निकाल लेंगे 7 वोल्ट के आसपास आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, है ना। ये सारी चीजें आपको बता दिया, रिपीट नहीं बेटा, ये बहुत आसान सवाल है, कोई कंसेप्ट नहीं है। एन पूछा है सर, एन कहां पूछा है बे? यहां पे पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, गधा कहीं का एन पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। AIPMT 2009 का सवाल है। Ionization energy of the electron in the hydrogen atom in a ground state is 13.6 electron volt. The atom are excited to the higher energy level to meet a radiation of 6 wavelength. अच्छा, then maximum wavelength of emitted radiation corresponding to the transition between, ये देखिए सब समझिएगा प्लीज। द आयोनाइजेशन, ये होमवर्क दे देता हूं बेटा, बहुत आसान सवाल है, कर लेंगे आप, है ना। एक्सरे पढ़ाना है मुझे, ये होमवर्क दे देता हूं। ये क्या पूछा है? द फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम एंड द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, 1 2 3 चौथा 5वां 6ठा 6 स्पेक्ट्रल लाइन गिवन है। दैट इज नंबर लाइन नंबर फॉर्म राइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन लेवल फ्रॉम बी टू ए। अच्छा, जो 5th लाइन है वो बी से ए में आ रहा है। ठीक है, which of the following spectral line will also occur in a absorption spectrum? Which of the following line also occurs in a absorption spectrum? absorption spectrum में कौन सा आ सकता है? absorption spectrum हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ही पॉसिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। absorption spectrum only possible from ground state। क्या होगा बेटा? only possible from ground state। ठीक है ना बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से बाहर जंप करने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ही होता है ना। द एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ एनर्जी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर 3। द इमिशन ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट विल बी। ये 2-4 होमवर्क में दे देता हूं बेटा, चलो करा ही देता हूं ये भी। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ एनर्जी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर 3। absorption transition between first and fourth energy state, first second third fourth are 3। तो यहां से क्या होगा? 3 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेट। सुनो सवाल बढ़िया, ये मैं कर देता हूं। फर्स्ट ऑर्बिट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। द एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ एनर्जी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर 3। तो 3 का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट से सेकंड में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से थर्ड में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से फोर्थ में क्या होगा। ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये बेटा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये क्या आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, ओके। देन इमिशन ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट विल बी। यहां से इमिशन कितना होगा, यहां से इमिशन कितना होगा? सुनो, जो फोर्थ में गया है और फोर्थ से लेके ग्राउंड की प्रोबेबिलिटी, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है। तो फोर्थ से सेकंड, फोर्थ से थर्ड में जाएगा, फोर्थ से थर्ड में जाएगा, फोर्थ से सेकंड में जाएगा, ये हो सकता है। या यहां से यहां आएगा, या यहां से आएगा, ये हो सकता है। या यहां से आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। मेरे हिसाब से डी आंसर आएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, n इंटू n -1/2। फोर्थ में गया है तो ये होगा 4 इंटू 4 -1/2। ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई, एक मिनट, 2 और 4 -1 3 मल्टीप्लाई 2 6 इज आंसर। सवाल का लैंग्वेज बस थोड़ा घुमा दिया, लेकिन ये है बड़ा आसान। ये कह रहा है एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन फर्स्ट एंड द फोर्थ एनर्जी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम 3। तो फर्स्ट से फोर्थ में एब्जॉर्प्शन 3 होता है, बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट से फोर्थ में एब्जॉर्प्शन 3 होता है। फर्स्ट से फोर्थ के बीच में एक फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, या फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, या फर्स्ट से फोर्थ में जाएगा। सेकंड से थर्ड में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन 3 ही होगा। तो फोर्थ
लाइव क्लास इंटरप्ट हो गई। शिट, ये प्रॉब्लम है। लाइट चली गई, रिकनेक्ट हो जा। लाइट नहीं आ रहा। नेट आ जा। इंटरनेट आ गया क्या? वायर, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया। लैग है, ठीक हो जाएगा बेटा। लैग है, लैग है, लैग है। यस यस यस, आई गेट इट, गेट इट, गेट इट। आ जाएगा, आ जाएगा। हेलो 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 हेलो, रिफ्रेश कर लो एक बार, लैग ठीक हो जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिए बेटा, लैग ठीक हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, चलो बढ़िया 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 बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सर जल्दी अपडेट करो। ऑल ओके। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी बेटा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक चीजें ठीक हो जाएगी। ओके ओके, रिफ्रेश कर लीजिए। अच्छा चलो ठीक है। एक्चुअल में लाइट चली गई थी, बहुत भयंकर भयंकर अंधेरा हो गया था, लेकिन ठीक हो गया। एपीएमटी 2005 में एक जबरदस्त सवाल पूछा है, और इस पे सवाल जनरली पूछे जाते हैं। ये बढ़िया कंसेप्ट है। डन है ना? ऑल ओके ना बेटा? चलिए देखिए, एनर्जी लेवल ADC ऑफ अ सर्टेन एटम करॉस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी। अच्छा, ADC की जो एनर्जी है इंक्रीजिंग है, मतलब A की एनर्जी है EA, A की एनर्जी है EA, B की एनर्जी है EB, एंड C की एनर्जी है EC। इफ lambda on lambda 2 lambda 3 are the wavelength radiation corresponding to the transition C to D। बेटा जब C है क्या यार, C to B होगा ना, D कहां से आ गया? C to B। C to B में देखिए, C to B में lambda 1 है, एंड B to A lambda 2 है, एंड lambda 3 है तुम्हारा C to A रिस्पेक्टिवली। Which of the following statement is correct for the lambda? Which of the statement is correct for the lambda? बहुत आसान तरीका बताता हूं इसको करने का। एक बात बताओ बेटा, इस वेवलेंथ का जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी प्लस इस वेवलेंथ का जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी, क्या इस वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी के बराबर है क्या? हाँ। जब यहां से यहां तक ट्रांजिशन हुआ तो ये एनर्जी गैप के बराबर फोटोन निकलेगा, यहां से यहां पे ये एनर्जी गैप के बराबर फोटोन निकलेगा। इन दोनों का एनर्जी गैप इसकी एनर्जी गैप के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं HC बाई लेमडा 1, इसका फोटोन का एनर्जी, इस फोटोन का एनर्जी हो जाएगा SC बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू, यहां से यहां तक हो जाएगा SC बटा लेमडा 3। SC कैंसिल, तो 1 अपॉन लेमडा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 इंटू लेमडा 1 इंटू लेमडा 2।
तो लेमडा 3 को इन ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ये आंसर आ गया बी। हमने बहुत आसानी से किया है। अगर आप किताबों में देखेंगे तो बहुत लेंथी तरीके से करते हैं। वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर यहां पे लिखते हैं EC माइनस EB बराबर SC बाई लेमडा 1, EB माइनस EA, फिर EC माइनस EA, फिर 3 इक्वेशन बनाते हैं। क्या आपको जो मैंने ये लिखा ये चमका कि नहीं चमका? ये जोरदार चमका कि नहीं चमका? हाँ या ना में बता दीजिए। क्या जोर चमका ये? क्या ये जोरदार तरीके से चमका? अगर ये चमका तो काम आपका हो गया, ये चमका तो आपका काम हो गया। आप केमिस्ट्री में जानते होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। द potential difference through which an electron should be accelerated to acquire this much energy is called ionization potential. Hence ionization energy of the hydrogen atom in a ground state is 13.6 electron volt. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आप उसको एनर्जी देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके बाहर चला जाएगा, और बाहर चला जाएगा तो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाएगा। बताइए समझ आया कि या नहीं आया? और किसी भी जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम के लिए हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। क्या आप ये बच्चे समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू सेपरेट इट्स ऑल पार्ट, all constituent to the large distance is called binding energy. This may also be defined as the energy released when its constituents are brought from infinity to the system. देखो, अगर आपको तोड़ने में ई एनर्जी देना पड़ रहा है तो जब वो सिस्टम बनेगा तो उससे ई एनर्जी रिलीज होगी। और हमेशा बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो किसी भी बाउंडेड सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है। बाउंडेड मतलब जुड़ा हुआ, कोई पहले से टूटा उसके लिए तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी नहीं। किसी भी सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है? किसी भी सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर, या आप कह सकते हो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर। किसी भी सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो सिस्टम फ्री होगा। इफ टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव देन सिस्टम इज फ्री। System is free. No binding energy is required. No binding energy is required. Binding energy is defined. एक बात बताओ, जो फ्री सिस्टम है, जो पहले से ही टूटा हुआ है, क्या उसके लिए किसी बाइंडिंग एनर्जी जैसा कंसेप्ट आ सकता है? नहीं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? मान लो दो एटम चिपका हुआ, उसको तोड़ना है तो चिपका कैसे है? उसका बाउंडेड सिस्टम है तभी तो चिपका है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी ना वो निगेटिव होगी। टोटल एनर्जी होगी निगेटिव होगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राउंड स्टेट इसलिए होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्राउंड स्टेट में ही पाया जाता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राउंड स्टेट से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो जितनी उसकी निगेटिव एनर्जी है उतनी उसकी एनर्जी पॉजिटिव में दे देंगे तो टूट जाएगा। अब फटाफट हम देखते हैं एक्सरे क्या होता है। क्या आपने कभी एक्सरे देखा है ना? वो हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो आपने एक्सरे देखा होगा। क्या आपने कभी एक्सरे देखा है? एक्सरे, ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी एक्सरे देखा है? क्या एक्सरे? एक मिनट बेटा, यहां पे कुछ सवाल और हैं। आपने कभी एक्सरे देखा है क्या? एक मिनट, ये कंसेप्ट थोड़ा देख लीजिए। बोर्स थ्योरी इन अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। बोर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये देख लीजिए। यस सर, एक्सरे देखा है। यस सर, यस सर, 4 बार कराया है। अच्छा, तो तुमने एक्सरे कराया है कि एक्सरे देखा है, जरा ये बताना। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर नॉट सिंगल लाइन बट ईच वन इज कलेक्शन ऑफ द सेवरल क्लोजली स्पेस लाइन। ये एक्चुअल में जब हम वो देखते हैं ना फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो बोर ने बोला था कि एक लाइन मिलेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन मिलेगा। लेकिन वो फर्स्ट लाइन जो होता है वो बोर के अकॉर्डिंग एक लाइन होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो एक लाइन नहीं मिलता, मल्टी लाइन्स मिलते हैं। अब बताओ ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो बोर भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया कि एक लाइन के बजाय क्लोजली स्पेस बहुत सारे लाइन क्यों मिलते हैं। ये ड्रॉबैक है बोर का, और कोई भी इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और बोर्स एटॉमिक मॉडल
मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी वैलिड नहीं होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज नॉट एक्सप्लेन। नो एक्सप्लेनेशन फॉर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्यों क्वांटाइज्ड होगा NH/2 ये उसने हाइपोथेसिस एज्यूम किया था। एंगुलर मोमेंटम होगा ही क्यों ये नहीं बताया था। तो हो सकता है बोर्ड में लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो अब पहला ड्रॉबैक लिखेंगे कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो सिंगल लाइन होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो मल्टीपल्स लाइन शो करते हैं। इसका रीजन बोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं कहां से बताऊं, बोर्ड भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली वेवलेंथ आता है और इससे कैलकुलेट करके लाते हैं, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सही है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हायर एटॉमिक के लिए वैलिड नहीं है। तीसरा एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है ये नहीं बता पाया था। बस उसने बोला था एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन क्यों कंजर्व होगा ये उसने नहीं बताया था। समझ आया ये बात। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे सिमिलर टू द कैथोड रे। एक्सरे की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैथोड रे की थोड़ी सी सिमिलर होती है। अब एक्सरे होता क्या वो बताइए। तो एक्सरे बेटा नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक फोटोन। आप एक्सरे को क्या बोलेंगे, जाना यार। What is X-ray? X-ray is nothing but collection of highly energetic photons. What are the X-ray? बेटा 7 बजने वाला है, अपने काम करते हैं। आपको ना एक्सरे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे। एक्सरे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे, अभी टाइम है अपने पास। मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ और सवाल है वो होमवर्क में दे देता हूं, बता देता हूं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू द nth एनर्जी स्टेट इन हाइड्रोजन देन पॉसिबल ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, ये हो जाएगा। यहां से n² - n/2 में ही n कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा n - 1/2। क्योंकि एक्सरे जल्दीबाजी में नहीं समझ सकते, एक्सरे समझने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। फोटॉन्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। चलिए ये सवाल बताइए, ये सवाल बताइए। चलिए एक सवाल है आपके सामने, 5-10 मिनट में कुछ सवाल हैं वो कर लेते हैं अपन। एक्सरे नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा दूंगा, है ना। तो न्यूमेरिकल ही इसका बता देता हूं। ये सवाल बताइए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरे पढ़ा दूंगा। इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फोटॉन्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आर इमिटेड। फोटॉन्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, अच्छा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ए इज योर करेक्ट आंसर। मतलब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम क्या हो जाएगा, 4 से 3 के बीच में। इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 2 of a hydrogen atom. What are the wavelength of the emitted radiation? 1 upon lambda क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। 1 upon r into 4 - 16 क्या हो जाएगा आंसर बताइए इसका। तो 1 upon lambda is equal to r 16 3, ये आंसर हो जाएगा 16 upon 3r d। क्या आंसर हो जाएगा, d। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। n इज इक्वल टू इनिशियल थर्ड टू फाइनल सेकेंड। बहुत इजी है, निकाल लेंगे। फटाफट बताइए जवाब इसका। 9 और 4, 9 और 4, हाँ कितनी बार निकाल लिया। एटॉमिक कोलिजन, इसका कंसेप्ट एक बार समझा देता हूं। नॉट रिक्वायर्ड फॉर नीट, नीट में ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे गए, लेकिन एनसीईआरटी में एक आध दो सवाल या कहीं आपको किताबों में एक सवाल मिल सकता है। एटॉमिक कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन क्या होता है। मान लो कोई एटम v वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मास है m और ये एटम रेस्ट में है, इसका मास है m2, m1 m2 ले लेते हैं। अब ये जाके इससे कोलाइड करेगा, तो कोलिजन इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा, ये सवाल आपसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे, इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा, ये सवाल आपसे पूछेंगे। तो आप कैसे करेंगे, तो सुनिए ध्यान से। होता क्या है कि जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप सबसे पहले मैक्सिमम एनर्जी लॉस कितना होगा वो निकाल लीजिए। आपको याद है 11th क्लास में मैक्सिमम एनर्जी लॉस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस होता है। तो जो भी दो एटम का कोलिजन होगा ना, उसको आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पहले मान ले,
और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानेंगे तो जो एनर्जी लॉस होगा उसका फॉर्मूला होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का स्क्वायर। यहां पे ये रेस्ट में है तो ये सिंपल हो जाएगा आपका v स्क्वायर। और ऐसा ही सवाल आपसे पूछेगा कि एक एटम रेस्ट में होगा, दूसरा चल रहा होगा, और ये एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन एनर्जी है। अगर ये लॉस इन एनर्जी आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इस दोनों कोलाइडिंग एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में नहीं जा पाएगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है, अगर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो भी होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इतना एनर्जी उसको मिनिमम चाहिए। कोलिजन विल बी इलास्टिक इफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट जंप टू एक्साइटेड स्टेट। कोलिजन विल बी इलास्टिक इफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट जंप टू द एक्साइटेड स्टेट। और इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी तो चाहिए ग्राउंड से। तो अगर लॉस इन एनर्जी डेल्टा ई, लॉस एनर्जी लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कोलिजन कैसा हो जाएगा, इलास्टिक, क्योंकि जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस इन एनर्जी है वो पूरा का पूरा वापस दे देगा। क्या करेगा, पूरा का पूरा वापस दे देगा। मैं समझाता हूं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा। ये देखो, मान लो एक एटम आया, ये एटम दूसरे एटम से टकराया, टकराने में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कुछ लॉस होगी, और लॉस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर जंप कर सकता है। अगर ये जंप कर गया तो जो लॉस इन एनर्जी है उसके जंपिंग में खत्म हो गया, और एनर्जी लॉस हो जाए तो उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिला है। कितना मिला एनर्जी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी मिला। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10.2 चाहिए। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जाएगा, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, ले ही नहीं पाएगा। जब वो लेगा ही नहीं तो जो एनर्जी लॉस हुआ है पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा, और कोलिजन कैसा होगा, कोलिजन होगा इलास्टिक। लेकिन अगर लॉस डेल्टा ई ग्रेटर देन 10.2 इलेक्ट्रॉन होगा तो पक्का इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में, या सेकेंड से फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, तो कोलिजन विल बी इनइलास्टिक। जो लॉस एनर्जी हुआ है वो इलेक्ट्रॉन लेके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब परमानेंटली लॉस में रह जाएगा वो एनर्जी, तो कोलिजन कैसा होगा, इनइलास्टिक। तो दो एटम का जब कोलिजन होता है, दो एटम का जब कोलिजन होता है तो आपसे पूछेंगे कि बताइए कोलिजन इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, बताइए साहब, बताइए कोलिजन कैसा, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। मास बता देंगे, वेलोसिटी बता देंगे, तो फटाफट आप मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर लॉस इन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, वो एनर्जी लेके आया एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं पाएगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं पाएगा, तो एनर्जी जाएगा कहां, इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरी एनर्जी मेरे किसी काम का तू वापस कर दे, तो कोलिजन में पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में वापस आ जाएगा, तो उस कोलिजन को इलास्टिक कहते हैं। और अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी का हुआ तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से फर्स्ट स्टेट में जाके इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो परमानेंटली काइनेटिक इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, तो लॉस मानेंगे तो कोलिजन इनइलास्टिक होगा। बताइए ये चमका कि नहीं चमका, पहले ये बात बता दीजिए। लिमिटेशंस ऑफ बोर बता दिया, एक्सरे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। चलिए यहां तक मैंने कर दिया, लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी तक मैंने आपको खत्म कर दिया, एक्सरे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। बताइए चमका कि नहीं चमका, ये चमका कि नहीं चमका। जैसे मान लो लॉस हुआ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ग्राउंड स्टेट में बैठा इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी ले ही नहीं सकता, तो बोलेगा एनर्जी मेरे किसी काम का नहीं, इसको वापस ले जाओ, तो कोलिजन इलास्टिक होगा। और 10.2 से ज्यादा एनर्जी लॉस हुआ, मान लो अभी समझ नहीं कैसे समझ आएगा, मान लो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हुआ, डेल्टा ये 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ कोलिजन कैसा होगा,
तो जैसे ही 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस होगा तो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि 10.2 मैं रख लूं क्या, तो रख लो, तो 10.2 ये रख लेगा, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो लॉस हुआ था वो परमानेंटली इलेक्ट्रॉन के जंपिंग में खर्च हो जाएगा, तो एनर्जी खर्च हो गई। एनर्जी जब खर्च होती है तो उसी को हम इनइलास्टिक कहते हैं। तो कोलिजन कैसा होगा, इनइलास्टिक होगा। कोलिजन कैसा होगा, इनइलास्टिक होगा, है ना। तो मैं 2-4 सवाल करा देता हूं आपको, 2-4 सवाल करा देता हूं। मान लो लॉस इन एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस इन एनर्जी है, 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोलिजन बोलो कैसा होगा, फटाफट बोलते जाओ। अगर डेल्टा ई लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कोलिजन बोलो। अगर डेल्टा ई लॉस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कोलिजन बोलो। अगर डेल्टा ई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कोलिजन बोलो। बोलो फटाफट कोलिजन बोलो। ये होगा इनइलास्टिक, ये होगा इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, ये होगा इलास्टिक, इलास्टिक, ये होगा इलास्टिक। बताओ चमका कि नहीं चमका, ये बात बताओ, ये चमका कि नहीं चमका। अगर सारा सही है, अगर आप यही सोच रहे हैं तो हां लिख दीजिए, क्लास खत्म करते हैं। हां लिख दीजिए, फटाफट हां लिख दीजिए। समझ आया, समझ आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेटा आपको एक्सरे पढ़ा दूंगा बहुत ईमानदारी से और अच्छे से, है ना, सवाल भी करा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली हम न्यूक्लियाई भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरे हो जाएगा 45 मिनट में मैक्सिमम, तो उसके बाद हम एक्सरे भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट लेक्चर में और मजा आएगा एक्सरे में।